Hello everyone. In the last video we have studied about the rise of Janpads. In this video we will study about the Mauryas, their important rulers and the administration of the Mauryas. तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं मौर्यन एम्पायर की फाउंडेशन के बारे में। तो ये बना था लगभग 321 BCE के आसपास और इसका एंड होता है 185 BC में, और ये फर्स्ट पैन इंडियन एम्पायर था। पैन इंडियन का मतलब होता है जो पूरे इंडिया में, लगभग पूरे इंडिया में फैला था। और इसका स्प्रेड की बात करें तो सेंट्रल और नॉर्दर्न इंडिया से लेके ये मॉडर्न डे ईरान तक के पार्ट्स तक इसका स्प्रेड था। मौर्यन एम्पायर मगध में बेस्ड था और इसको फाउंड करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य अराउंड 322 BC, और इसकी कैपिटल थी पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक आर्मी रेज की विद द हेल्प ऑफ अ पर्सन नेम्ड चाणक्य, जो कि ऑथर थे अर्थशास्त्र बुक के, जो कि उनके टीचर भी थे। और इन्होंने कौटिल्य का मेन कंट्रीब्यूशन रहता है नंदा एम्पायर को ओवरथ्रो करने में इन द 322 BCE एंड लेइंग द फाउंडेशन ऑफ द मौर्यन एम्पायर। चंद्रगुप्त मौर्य ने रैपिडली एक्सपेंड किया सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया में अपनी पावर को स्प्रेड करने के बाद ये अलेक्जेंडर की जो सेट्रपीज़ हैं उनको कन्कर कर लेते हैं। सेट्रपीज़ मतलब जो भी प्रोविंसेस अलेक्जेंडर छोड़ के गए थे इंडिया में 317 BC में, और फिर इनके एम्पायर जो है ये फुली ऑक्यूपाई कर लेते हैं नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया को। इसके बाद ये सेल्यूकस निकेटर को हराते हैं, जो कि फाउंडर थे सेल्यूकिड एम्पायर के, जो कि एक मिनिस्टर या गवर्नर थे अलेक्जेंडर के ड्यूरिंग द सेल्यूकिड मौर्यन वार। और फिर चंद्रगुप्त मौर्य एक्वायर कर लेते हैं इंडस रिवर, अफ़गानिस्तान और बलूचिस्तान के एरियाज़ को या टेरिटरीज़ को। इंडियन ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग चंद्रगुप्त की हेल्प की थी कौटिल्य ने, जो कि एक ब्राह्मण थे, और उनको चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। अब अगर मौर्यास के ओरिजिन की बात की जाए तो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग मौर्य किंग्स एक ऐसे रीजन में सेटल हुए थे जिस रीजन में पीकॉक्स एबेंडेंट क्वांटिटी में पाए जाते थे, और पीकॉक्स के लिए पाली में वर्ड यूज़ हुआ करता था मोर, और उसी मोर से इवॉल्व होते हुए मौर्यास का नाम पड़ गया। और फिर जिनका लिटरल मतलब है कि ऐसे लोग जो बिलोंग करते थे ए फ्रॉम द प्लेस ऑफ पीकॉक्स। उसके बाद जैन टेक्स्ट को अगर देखा जाए तो जैन टेक्स्ट में बताया गया है कि चंद्रगुप्त एक पीकॉक्स के एक रॉयल सुपरिटेंडेंट थे, उनके सन थे चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद तमिल लिटरेचर की अगर बात की जाए तो इसमें भी मौर्यास के लिए मौर्यार टर्म यूज़ की गई है, जो कि नंदास के बाद आए थे। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द मेन इम्पॉर्टेंट मौर्यन रूलर्स। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट मौर्यन रूलर थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने रूल किया था 324 या 321 BC से लेके 297 BC तक। उसके बाद आते हैं बिंदुसारा, जो कि सन हैं चंद्रगुप्त मौर्य के, और इन्होंने रूल किया था 297 BC से लेके 272 BC तक। उसके बाद आते हैं अशोका। अशोका बिंदुसारा के सन थे और इन्होंने रूल किया था 268 BC से लेके 232 BC तक। तो आइए जान लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त ने सबसे पहले अपना थ्रोन ऑक्यूपाई किया था विद द हेल्प ऑफ हिज टीचर कौटिल्य, और इन्होंने 321 BC में नंदास को हराया विद द हेल्प ऑफ कौटिल्य, और फिर इन्होंने थ्रोन ऑक्यूपाई कर लिया था। इसके बाद अलेक्जेंडर की डेथ हो जाती है 323 BC में, और अलेक्जेंडर की डेथ के बाद चंद्रगुप्त जो हैं वो एक सीरीज़ ऑफ कैंपेन्स चलाते हैं 305 BC में इंडस वैली और नॉर्थ वेस्ट इंडिया की जो भी सेट्रपीज़, जो भी वहाँ की प्रोविंसेस हैं, उनको ऑक्यूपाई करने के लिए। 305 BC में देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य एक ट्रीटी साइन करते हैं सेल्यूकस निकेटर के साथ, जिसमें चंद्रगुप्त एक्वायर कर लेते हैं बलूचिस्तान, ईस्टर्न अफ़गानिस्तान और इंडस के वेस्ट वाले एरिया को। इसके बाद इनकी एक मैरिटल ट्रीटी भी साइन होती है सेल्यूकस निकेटर के साथ, और उस ट्रीटी के अकॉर्डिंग ये शादी कर लेते हैं सेल्यूकस निकेटर की डॉटर से। बदले में सेल्यूकस निकेटर को 500 एलिफेंट्स दिए जाते हैं। अब सेल्यूकस निकेटर एक फुल स्केल वॉर को अवॉइड करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, क्योंकि वो एक बहुत ही पावरफुल रूलर थे, और बदले में चंद्रगुप्त मौर्य उनकी हेल्प करते हैं बैटल ऑफ एप्सस में, जो कि 301 BC में फॉट करी गई थी। इसके बाद एक ग्रीक राइटर हैं जस्टिन, उन्होंने लिखा है चंद्रगुप्त के बारे में, लिखा है कि चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस के नाम से जाना जाता था, और इन्होंने अलेक्जेंडर की डेथ के बाद की सिचुएशन का फ़ायदा उठाया और
इन्होंने जो गवर्नर अपॉइंट किया था अलेक्जेंडर ने, जिनका नाम था सेल्यूकस निकेटर, उनको हरा के ये मास्टर बन जाते हैं पंजाब और सिंध के। इसके बाद ये नंदास का जो ओवरथ्रो है उसको डिस्क्राइब किया गया है एक बुक में, मुद्रा राक्षस एक बुक भी है और ड्रामा भी है जो लिखी है विशाखा दत्त ने। मुद्रा राक्षस में ये भी हमें रेफरेंस मिलता है कि इन्होंने नॉर्थ वेस्ट इंडिया को सेल्यूकस निकेटर से छुड़ाया, जो कि ग्रीक वॉइसराय थे, और उसके बाद इन्होंने इसके साथ ट्रीटी की और फिर उनके साथ एक मैरिज अलायंस साइन की, जिसके तहत इन्होंने सेल्यूकस निकेटर की बेटी, जिनका नाम हेलिना था, उनके साथ शादी कर ली। एंड में सेल्फ स्टार्वेशन की वजह से इनकी डेथ हो जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद थ्रोन पे आते हैं बिंदुसारा, जो कि सन है चंद्रगुप्त मौर्य के। स्ट्रैबो के अकॉर्डिंग सैंड्रोकोटस यानी कि चंद्रगुप्त के सन थे एलिट्रोचेट्स, जिनको एथेनियस, जो कि एक ईरानियन फिलोसोफर हैं, उन्होंने बिंदुसारा को नाम दिया है एमिट्रोचेट्स का। एमिट्रोचेट का मतलब होता है स्लेयर ऑफ फोज, मतलब दुश्मनों का विनाश करने वाला, और पुरानाज में रेफरेंस किया गया है बिंदुसारा को एज अ बिंदुसारा ही। अब कहा जाता है कि इन्होंने 297 बीसी में थ्रोन असेंड किया था और इन्होंने अपने वास्ट एम्पायर को मेंटेन रखा, जो कि उन्होंने इनहेरिट किया था अपने फादर से। तारानाथ के अकॉर्डिंग बिंदुसारा एक ग्रेट वॉरियर थे और इन्होंने 16 सिटीज़ के नोबल्स और किंग्स को हराया था विद द हेल्प ऑफ हिज प्राइम मिनिस्टर कौटिल्य। बिंदुसारा की रीन में ही मौर्यास का कंट्रोल फर्मली इस्टेब्लिश हो पाता है डेक्कन और मैसूर के एरियाज़ में। इसके बाद ये अशोका को अवंती भेजते हैं एज अ वॉइस राय, और बाद में अशोका को तक्षशिला की रिवॉल्ट को सप्रेस करने के लिए भेजा जाता है। बिंदुसारा की रिलीजियस लीनिंग थी आजीविका सेक्ट की तरफ, और बुद्धिस्ट सोर्सेज में मेंशन की गई है इनकी डेथ 272 बीसी में। बिंदुसारा के बाद थ्रोन पे आते हैं अशोका, जो कि सन एंड सक्सेसर होते हैं बिंदुसारा के, और ये मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट रिनोन्ड मौर्यन किंग थे। H.G. वेल्स ने इन्हें डिस्क्राइब किया है एज द ग्रेटेस्ट ऑफ किंग्स, मतलब राजाओं में सबसे महान राजा। अब इनके थ्रोन पे आने की जो मोस्ट एक्सेप्टेड डेट है, यहाँ लिखा है द मोस्ट एक्सेप्टेड डेट ऑफ एक्सेप्शन, प्लीज़ एक्सेप्शन की जगह एक्सेशन कर लीजिएगा, ACCESSION। तो वो डेट मानी जाती है 268 बीसी, और इन्होंने रूल किया था 232 बीसी तक, और इस चीज़ को मेंशन किया गया है महावंसा में भी और फाहियान के द्वारा भी। इसके बाद ये एक मोस्ट फेमस बैटल फॉट करते हैं, दैट इज़ कालिंग वार। तो कालिंग वार में इतना ज़्यादा ब्लड शेड होता है, उसको देख के इनका हृदय परिवर्तन हो जाता है और ये बुद्धिस्ट रिलीजन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब अपने एम्पायर में मॉरल और एथिकल स्टैंडर्ड को रेज़ करने के लिए ये एक पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं, और उस पॉलिसी को कहा जाता है पॉलिसी ऑफ धम्म। तो धम्म एक प्राकृत वर्ड है जो लिया गया है संस्कृत वर्ड धर्म से, और अशोकन एडिक्ट से ये क्लियर है कि ये एक मॉरल एथिकल कोड था, और ये एक कॉमन कोड था जो कि फॉलो करना था उनके सब्जेक्ट्स को, और जिसको वो खुद भी फॉलो करते थे। अब धम्म की पॉलिसी के कुछ मेन फीचर्स थे: नॉन वायलेंस, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, टीचर्स एंड ब्राह्मण्स, और इसमें रिलीजियस टॉलरेशन आती थी सभी धर्मों के लिए और सभी लोगों के प्रति भी। अब हम थोड़ा सा जानेंगे चाणक्य के बारे में। तो चाणक्य बेसिकली एक ब्राह्मण थे और वो एक टीचर और ग्रेट फिलोसोफर भी थे। ये चंद्रगुप्त मौर्य के टीचर भी थे और बाद में ये चंद्रगुप्त मौर्य के मिनिस्टर बन गए। ये तक्षशिला में एक टीचर थे और इनके कुछ दूसरे नाम भी थे, जैसे कि विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी इनको जाना जाता था। बिंदुसारा के कोर्ट में भी ये एक मिनिस्टर रहे। अब कहा जाता है कि मौर्यंस को पावर में लाने में और नंदास को ओवरथ्रो करने में इनका मेजर रोल रहा। इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है, और इसमें ये धनानंदा, जो कि एक नंदा किंग था, उसके कोर्ट में ये मिनिस्टर थे। अब इन्होंने उसको कुछ सलाह दी जो धनानंदा ने नहीं मानी, और उसने इनकी कोर्ट में इंसल्ट कर दी, और इस वजह से इन्होंने उनसे बदला लेने का फैसला लिया। चाणक्य ने एक बहुत ही फेमस बुक लिखी जिसको हम अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं, और अर्थशास्त्र में स्टेट क्राफ्ट, इकोनॉमिक्स और मिलिट्री स्ट्रेटजीज़ के बारे में बताया गया है। अर्थशास्त्र बुक जो है 12th सेंचुरी में डिसअपीयर हो गई थी। इसके बाद इसको फिर से रीडिस्कवर किया था आर श्यामा शास्त्री ने 1905 में। अब इस बुक में छोटी छोटी 15 बुक्स हैं और इसको 180 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है, और इस बुक
की 3 मेन थीम्स हैं, जिसमें फर्स्ट थीम में बताया गया है किंग, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के बारे में। सेकंड में बताया गया है सिविल और क्रिमिनल लॉ, और थर्ड में डिप्लोमेसी ऑफ वॉर यानी कि युद्ध नीतियों के बारे में बताया गया है। अब इसमें ट्रेड, मार्केट्स और जो मेथड्स हैं मिनिस्टर्स को स्क्रीन करने के, स्पाइस को, किंग्स की ड्यूटीज़, एथिक्स, सोशल वेलफेयर, एग्रीकल्चर, माइनिंग, मेटलर्जी, मेडिसिन, फॉरेस्ट वगैरह के बारे में बताया गया है। चाणक्य को इंडियन मैकियावेली के नाम से भी जाना जाता है। लेट्स टॉक अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्यस। कौटिल्य की अर्थशास्त्र, जो कि उन्होंने एक बुक लिखी है कौटिल्य ने, अर्थशास्त्र में उन्होंने मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया है। इसके अलावा एक और बुक से हमें पता चलता है मौर्यस के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, और वो बुक है मेगास्थनीज की इंडिका। मतलब मेगास्थनीज एक ग्रीक राइटर हैं और उन्होंने बुक लिखी थी इंडिका। इंडिका को हम INDICAB कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है। इसके बाद चंद्रगुप्त जो हैं ये फर्स्ट किंग थे मौर्यन डायनेस्टी के, और कौटिल्य की हेल्प से इन्होंने एक बहुत ही एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज किया था। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इनका एडमिनिस्ट्रेशन है किस टाइप का था। तो फर्स्ट पॉइंट है सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन हाईली सेंट्रलाइज्ड था, और इसकी जो भी पावर्स थी वो सब वेस्टेड की गई थी इन द हैंड्स ऑफ द स्टेट। इसके बाद देखेंगे किंग के बारे में। तो उस टाइम पे मोनार्की प्रिवेलेंट गवर्नमेंट थी। इलेक्शंस का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था उस टाइम पे। किंग को कंसिडर किया जाता है एज द फाउंटेन हेड ऑफ ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी, और ट्रेजरी यानी कि जो भी आपका खजाना था वो भी किंग के कंट्रोल के अंडर ही था। उस किंग को गाइड करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया गया था। अब इसमें वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस को इग्नोर कर सकता है अगर वो लोगों का इंटरेस्ट देख रहा है, कोई बात लोगों के हित में है तो। उसके बाद मौर्यन किंग्स जो हैं अपने सब्जेक्ट्स यानी कि जो भी उनकी प्रजा है उसके वेलफेयर को वो अपने खुद के वेलफेयर से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। अशोका ने अपने एडिक्ट्स में कहा है, अपने एक एडिक्ट में कहा है कि उनके जो भी सब्जेक्ट्स हैं, मतलब उनकी जो भी प्रजा है, वो सब उनके खुद के बच्चों की तरह हैं, और वो उनकी वेल बींग के बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड भी हैं। अब हालांकि मौर्यस की जो गवर्नमेंट थी वो मोनार्किकल थी। मोनार्किकल मतलब मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि उसमें राजा का, किंग का रूल रहेगा। ऐसा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि राजा की मनमानी ही चलेगी। अब किंग को एडवाइस करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया गया था कौटिल्य की सलाह पे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को मंत्री परिषद कहा जाता था, और कौटिल्य ने दो तरह के मिनिस्टर्स का रेफरेंस दिया है। फर्स्ट थे मंत्रीस और सेकंड वन थे अमात्यास। अब मंत्रीस जो हैं वो परिषद के इनर सर्कल को कंस्ट्रक्ट करते थे, जैसे कि आजकल की मॉडर्न कैबिनेट होती है। अब इसके कुछ मेन मिनिस्टर्स हुआ करते थे, प्राइम मिनिस्टर, पुरोहित, कमांडर इन चीफ एंड युवराज। इसके अलावा द्वारिका, अंतर्वामसिका और सैनीदत्त। दूसरी थी आपके अमात्यास। तो अमात्यास आउटर सर्कल कंस्ट्रक्ट करते थे, और इनको हम बोल सकते हैं कि मॉडर्न डे में जैसे मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट हुआ करते थे ये। इसके बाद है म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, MUNICIPLE, प्लीज़ स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा। तो म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन है जो चंद्रगुप्त का, ये प्रोमिनेंट रहा है इंडिया की हिस्ट्री में। जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हुआ करता था सिटी को, उसको नगर अध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। कौटिल्य और मेगास्थनीज के अकाउंट में हमें मौर्य के म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में रेफरेंस मिलता है। उनके अकॉर्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको कैरी करने के लिए एक काउंसिल अपॉइंट की गई थी 30 मेंबर्स की। अब इस काउंसिल को डिवाइड किया गया था 6 बोर्ड्स में, और हर एक बोर्ड में 5 मेंबर्स हुआ करते थे, और उनको कुछ ड्यूटीज़ वगैरह असाइन की गई थी मौर्यन किंग के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है स्पाई सिस्टम। स्पाई का मतलब होता है जासूस। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन का वेल निट एस्पियोनेज सिस्टम था। अर्थशास्त्र में एस्पियोनेज सिस्टम के बारे में बताया गया है, और एडमिनिस्ट्रेशन पे विजिलेंस रखने के लिए स्पाई सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया था मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में, ताकि पता चल सके कि इनके जो भी डिफरेंट ऑफिसर्स थे उनका कैसा कंडक्ट है। बहुत सारे डिटेक्टिव्स को अपॉइंट किया गया था जिनको हम गुड पुरुषस के नाम से जानते थे। इसके अलावा कुछ सीक्रेट एजेंट्स, डबल एजेंट्स, न्यूज़ एजेंट्स, स्पाइस, काउंटर स्पाइस को भी पोस्ट किया गया था पूरे किंगडम में अलग अलग एरियाज़ में। नेक्स्ट है रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक वेलफेयर। तो मौर्यन स्टेट के लिए इनकम का प्राइमरी सोर्स था लैंड रेवेन्यू। जो रॉयल शेयर कलेक्ट किया जाता है उसको भाग कहा जाता था, और इसको लिया जाता था 1/6, लेकिन ये वेराई करता था एक एरिया से दूसरे एरिया में, 1/4 to 1/8 अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एरियाज़।
अब कुछ दूसरे सोर्सेज पे थे टैक्स के, जैसे टैक्स लगाया जाता शेपर्ड्स पे, लाइव स्टॉक, टोल टैक्स, टैक्स ऑन माइंस, इरिगेशन टैक्स, लाइसेंस टैक्स एट्सेट्रा। इसके अलावा जो टैक्स से जो भी इनकम कलेक्ट होगी वो सबसे पहले तो किंग के हाउस होल्ड पे स्पेंड करी जाएगी। उसके अलावा वहाँ से सैलरीज निकाली जाएंगी ब्यूरोक्रेसी और ऑफिशियल्स के लिए, और बाकी जो पोर्शन बचा है वो लगाया जाएगा पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज़ पे, जैसे रोड्स बनवाना, हॉस्पिटल्स बनवाना और डिज़ास्टर रिलीफ फंड वगैरह रखना मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन का। इसके बाद आता है प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मौर्यन स्टेट को डिवाइड किया गया था 4 प्रोविंसेस में, और बाद में अशोका ने जब कालिंग वार फॉट की तो उन्होंने कालिंग को एज अ 5th प्रोविंस ऐड कर लिया। इसके अलावा जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के हेड हुआ करते थे उनको कुमार कहा जाता था, जो कि रॉयल प्रिंस हुआ करते थे, और वो एज अ किंग्स रिप्रेजेंटेटिव रूल किया करते थे। अशोक बिंदुसारा की रीन के ड्यूरिंग उज्जैन और तक्षशिला के कुमार हुआ करते थे। अब कुमार को एग्जिस्ट करने के लिए महामत्यास होते थे, जो कि कुछ पर्टिकुलर ऑफिशियल्स हुआ करते थे, और इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हुआ करती थी। अब प्रोविंसेस को डिवाइड किया गया था डिस्ट्रिक्ट्स में, और इसमें डिफरेंट ऑफिसर्स हुआ करते थे, लाइक प्रदेशिका, राजुका और युक्तास, जो कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को देखा करते थे। अब प्रदेशिका और राजुका का काम था डिस्ट्रिक्ट को देखना, उनके हेड हुआ करते थे, और युक्तास जो हैं वो जूनियर ऑफिसर्स हुआ करते थे। उसके अलावा विलेज जो है वो लोवेस्ट यूनिट हुआ करती थी एडमिनिस्ट्रेशन की, और इसके हेड हुआ करते हैं ग्रामिका। इसके अलावा गोपा और स्थानिका 2 ऑफिसर्स थे जो एक्ट करते थे एज द इंटरमीडियरीज बिटवीन द विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।